So today's topic of discussion is endometriosis. तो जो हम लोग एंडोमेट्रियोसिस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि वीडियो का ओरिएंटेशन क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग एंडोमेट्रियोसिस का डेफिनेशन देखेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस का डेफिनेशन क्या है, कि साइट्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस की मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस कहाँ कहाँ हो सकता है, जो कि मोस्ट कॉमन साइट क्या है उसका, टाइप ऑफ एंडोमेट्रियोसिस खाली नाम आपको जानना है कि बस, और उसके डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। दूसरा पैथोजेनेसिस की मैकेनिज्म क्या है डेवलप करने का एंडोमेट्रियोसिस का। दूसरा मॉर्फोलॉजिक फीचर्स में हम लोग ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी दोनों देखेंगे, मतलब हिस्टोलॉजिकल फीचर्स भी, एंड क्लिनिकल फीचर देखेंगे पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा, पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स होगा, और दूसरा डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम लोग एंडोमेट्रियोसिस का। तो सिंपल, अगर एंडोमेट्रियोसिस का सिंपल मतलब क्या होता है कि एंडोमेट्रियल टिश्यू, अगर आपको एंडोमेट्रियल टिश्यू जो होता है ये यूटेरस के बाहर मिलता है तो एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूटेरस, तो एंडोमेट्रियल टिश्यू अगर आपको आउटसाइड यूटेरस मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एंडोमेट्रियोसिस बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियोसिस। तो ये सिंपल आपको याद रखना है, पूरा वीडियो का जो मेन क्रक्स है कि एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूटेरस, उसको हम लोग एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में आप देख सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू एट अ साइट आउटसाइड द यूटेरस इज नोन एज एंडोमेट्रियोसिस। वही सेम बात जो हम आपको अभी बताएं। जो मोस्ट, अब एंडोमेट्रियोसिस में आपका एंडोमेट्रियल टिश्यू में जो होता है एंडोमेट्रियल ग्लैंड और स्ट्रोमा दोनों होता है, जो कि एंडोमेट्रियल ग्लैंड और स्ट्रोमा जो होता है मोस्ट कॉमनली जो होता है, जब भी एंडोमेट्रियल टिश्यू मिलेगा तो एंडोमेट्रियल ग्लैंड और स्ट्रोमा दोनों रहेगा। बट कुछ केसेस में सिर्फ एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा भी मिलता है। और ये पॉइंट जो है ना, ये आपके लिए एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एक्टोपिक मतलब यूटेरस के बाहर एंडोमेट्रियल ग्लैंड और स्ट्रोमा दोनों मिल रहा है तो हम उसको एंडोमेट्रियोसिस कह सकते हैं। अगर सिर्फ स्ट्रोमा मिल रहा है तो भी उसको एंडोमेट्रियोसिस कह सकते हैं। बट अगर सिर्फ एंडोमेट्रियल ग्लैंड मिल रहा है तो उसको हम लोग एंडोमेट्रियोसिस नहीं कह सकते। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर ग्लैंड स्ट्रोमा दोनों मिलेगा तो हम लोग एंडोमेट्रियोसिस कर सकते हैं, सिर्फ स्ट्रोमा मिला तो भी एंडोमेट्रियोसिस कर सकते हैं। बट अगर सिर्फ ग्लैंड मिलता है तो उसको हम लोग एंडोमेट्रियोसिस नहीं कहेंगे। ये इन्वॉल्व करता है फीमेल जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होते हैं। दूसरा, ये 3rd to 4th डिकेड ऑफ लाइफ में होता है, मतलब, एंड ये 10% ऑफ वुमेन को इन्वॉल्व करता है। एंड आफ्टर डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि साइट्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, कि कहाँ पे मोस्ट कॉमन साइट्स होता है एंडोमेट्रियोसिस का। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस है, यहाँ पे हम लोग साइट जो लिखे हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। तो यहाँ पे आपका एमसीक्यू जो बनता है पूछता है कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस जो आपको याद रखना है वो है ओवरी। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस अगर कोई पूछे तो ओवरीज होगा। एमसीक्यू में भी 4-5 ऑप्शन दे देगा और आपको पूछेगा कि मोस्ट कॉमन साइट क्या है, तो आपको ओवरीज टिक करना होगा। उसके अलावा अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाए तो उसके अलावा आपको मिल जाता है यूटेराइन लिगामेंट्स में देखने को मिल जाता है, रेक्टोवेजाइनल सेप्टम में मिल जाता है। कल्डी सैक का मतलब होता है पाउच ऑफ डगलस में। देख, आप लोग एनाटॉमी लेक्चर में आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले कि अगर एनाटॉमी में आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े ही होंगे कि पाउच ऑफ डगलस किसको कहते हैं, रेक्टो यूटेराइन पाउच में मिल जाता है। पेल्विक पेरिटोनियम में देखने को मिल जाएगा, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में मिल जाएगा, अपेंडिक्स में भी एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिलता है, सर्विक वेजाइना फैलोपियन ट्यूब में भी मिल जाएगा, एंड लैप्रोटोमी स्कार्स में भी देखने को मिल जाता है आपका। तो लेकिन ये सबको साइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ओवरीज होता है, कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज द ओवरी। अब हम लोग टाइप्स देख लेते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस का कितना टाइप होता है। तो पर्टिकुलरली आपको सिर्फ नाम याद रखना है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 3 टाइप का होता है। एक तो सुपरफिशियल पेरिटोनियल एंडोमेट्रियोसिस, ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस एंड डीप इनफिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस। सुपरफिशियल पेरिटोनियल एंडोमेट्रियोसिस और ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस जो होता है वो आपका मतलब कि बहुत लेस कॉमन है बट मैलिग्नेंसी कर सकता है। ये माइट बी एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंसी बट लेस कॉमन है। और डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस का तो एक्सट्रीमली लेयर है कि वो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन करे। मतलब सुपरफिशियल पेरिटोनियल और ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस जो होता है वो आपका लेस कॉमन है बट मैलिग्नेंसी कर सकता है। बट ये तो जो डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस है वो तो आपका नेग्लिजिबल है, मतलब 0% चांसेस है कि मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। एंड आफ्टर दैट हम लोग देख लेते हैं, आफ्टर टाइप्स देखने के बाद हम लोग पैथोजेनेसिस देख लेते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस का क्या पैथोजेनेसिस रहने वाला है। तो ऑल दो अभी तक जो है पैथोजेनेसिस जो होता है इसका एंडोमेट्रियोसिस का क्लियर नहीं है, बट कुछ थ्योरीज दिया गया है कि एंडोमेट्रियोसिस इस तरह से मे भी हो सकता है। तो प्रोपोज्ड ओरिजिन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस जो बोलते हैं कि जो एंडोमेट्रियोसिस का ओरिजिन या तो यूटेराइन का एंडोमेट्रियम से हो सकता है, या तो कुछ यूटेरस के आउटसाइड कुछ सेल्स होते हैं जो एंडोमेट्रियल टिश्यू बनाने के कैपेबल होते हैं।
तो यूटेराइन एंडोमेट्रियल ओरिजिन को जो थ्योरी एक्सप्लेन करता है वो दो थ्योरी हो जाएगा, रीगजिटेशन थ्योरी और बिनाइन मेटास्टेसिस थ्योरी। और जो बोलते हैं कि यूटेरस के आउटसाइड कुछ सेल होते हैं जो कि बना सकते हैं एंडोमेट्रियल टिश्यू, वो दो थ्योरी एक्सप्लेन करता है, एक तो मेटाप्लास्टिक थ्योरी हो जाएगा और दूसरा एक्स्ट्रा यूटेराइन थ्योरी हो जाएगा। तो हम लोग रीगजिटेशन थ्योरी को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे रीगजिटेशन थ्योरी क्या बोलता है कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान एंडोमेट्रियम जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूटेरस से बाहर चला जाता है एक्टोपिक साइट में एंडोमेट्रियल टिश्यू को लेके। तो रीगजिटेशन थ्योरी सिंपली आपको समझाता है कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान जो मेंस्ट्रुअल फ्लो एंडोमेट्रियम होता है वो आपका फैलोपियन ट्यूब से बाहर जाके अदर एक्टोपिक साइड में चला जाता है, वो एंडोमेट्रियोसिस करवाता है। तो एंडोमेट्रियल टिश्यू इम्प्लांट साइड एक्टोपिक साइड वाया रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड का मतलब एंटेरोग्रेड मतलब आगे, रेट्रोग्रेड मतलब पीछे की तरफ जब जाएगा तो उसको हम लोग रेट्रोग्रेड बोलते हैं। तो रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियम की वजह से होता है। रीगजिटेशन थ्योरी जो होता है, तो आपको यहाँ पे एक एमसीक्यू बनता है कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सा है। तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो होता है वो रीगजिटेशन थ्योरी ऑफ एंडोमेट्रियोसिस जो होता है वो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। बट ये जो होता है एंडोमेट्रियोसिस को कुछ जगह पे एंडोमेट्रियोसिस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक एमन्योरिक वुमन में, जब एमन्योरिक वुमन में जब मेंस्ट्रुअल फ्लो हो ही नहीं रहा है तो रेट्रोग्रेड फ्लो का तो कोई चांसेस ही नहीं बन रहा है। दूसरा, मेन में भी एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिलता है, तो वहाँ भी आपको ये रीगजिटेशन थ्योरी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि वहाँ पे कैसे होता है। और कुछ डिस्टेंट साइट्स में भी मिल जाता है आपको, लाइक ब्रेन, लंग और बोन में भी जब अगर एंडोमेट्रियोसिस, तो ये रीगजिटेशन थ्योरी ये तीन जगह पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि यहाँ पे क्यों एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है। तो इसके लिए फर्दर कुछ थ्योरी प्रपोज किए गए, लाइक बिनाइन मेटास्टेसिस थ्योरी। यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ मेटास्टेसिस वर्ड यूज़ किया गया है, बट यहाँ पे जो मेटास्टेसिस आपको वर्ड है वो आपका क्या होता है, मेलिग्नेंसी में यूज होता है, बट यहाँ पे बिनाइन टर्म में है, ये यहाँ पे मेलिग्नेंट नहीं है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू जो होता है वो आपका यूटेरस से स्प्रेड करता है, कहाँ पे कर सकता है, कुछ डिस्टेंस साइड में, कैसे, ब्लड वेसल और लिम्फेटिक चैनल्स की वजह से। मेटाप्लास्टिक थ्योरी क्या बोलता है आपको कि जो आउटसाइड द यूटेरस आपको सिलोमिक एपिथेलियम मिलता है वो आपका मेसोथेलियम ऑफ पेल्विस और एब्डोमेन बनाने के लिए कैपेबल होता है, और यही सिलोमिक एपिथेलियम यूटेरस के बाहर एंडोमेट्रियल टिश्यू बना देता है तो वहाँ पे भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। और ऑल्सो मेसोनेफ्रिक रेमनेंट अगर बच जाता है तो वहाँ पे एंडोमेट्रियल डिफ्रेंसिएशन हो सकता है और जो कि एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू बना सकता है। एंड जो लास्ट थ्योरी है वो स्टेम प्रोजेनेटर सेल थ्योरी है। तो जो स्टेम सेल्स या प्रोजेनेटर सेल्स आउटसाइड द यूटेरस मिलते हैं वो आपका भी डिफ्रेंशिएट करके, क्योंकि आपको पता होगा कि स्टेम सेल जो होता है उसका कैपेसिटी होता है कि वो किसी भी तरह का टिश्यू बना सकता है। तो स्टेम सेल जो होता है आउटसाइड द यूटेरस कभी कभी एंडोमेट्रियल टिश्यू बना देता है इन सर्टेन पैथोलॉजिक कंडीशन। तो ये थ्योरीज तो एक्सप्लेन कर दिया कि एंडोमेट्रियल टिश्यू बाहर बन गया आपका यूटेरस के बाहर, बट अब बाहर वो सर्वाइव कैसे करेगा, उसको चाहिए तो सर्वाइबिलिटी के लिए कुछ तो चाहिए कि सो दैट बाहर तो बन गया लेकिन उसको सर्वाइबिलिटी के लिए कुछ तो चाहिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि वो सर्वाइव कैसे करेगा, क्या यूनिक फीचर है आपका एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू का जो उसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो कहीं भी अगर आप एंडोमेट्रियोटिक देखें, मेट्रियोटिक अगर देखें तो मेट्रियोटिक का मतलब ही होता है यहाँ पे एक्टोपिक यूज होगा, मतलब यूट्रस के बाहर। तो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू अगर यूज हो रहा है तो एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू बोल रहा है, ठीक। तो यूनिक फीचर क्या है, तो जो एक्टोपिक एंडोमेट्रियम है या फिर एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू है वो एक्टिवेट करता है मैक्रोफेज का, और उसके साथ मैक्रोफेज दोनों मिलकर कुछ जो ये रिलीज करवाता है आपको प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स। प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स लाइक PGE2, TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 बीटा, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8 जो कि उसका सर्वाइबिलिटी में हेल्प करता है। और कुछ एंजियोजेनिक फैक्टर से रिलीज करवाता है लाइक वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर MMPs और TIMPs रिलीज करवाता है। वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगा, जो क्योंकि आप जानते हो ब्लड सप्लाई बहुत ही एसेंशियल होता है किसी भी टिश्यू का ग्रोथ सर्वाइवल के लिए। तो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है जो सर्वाइबिलिटी में हेल्प करता है किसका, एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू का। MMPs जो होता है वो रीमॉडलिंग करवाता है एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू का। और जो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू है वो आपका प्रोड्यूस करता है क्या, एरोमेटेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। एरोमेटेज एंजाइम जो होता है वो एस्ट्रोजन और रेटिनोइक एसिड का अमाउंट को बढ़ा देता है, क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो सर्वाइबिलिटी में हेल्प करता है एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू का, एंडोमेट्रियल टिश्यू का, एंड रेटिनोइक एसिड जो होता है एपिथेलियल सेल सर्वाइवल में हेल्प करता है। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस में कुछ म्यूटेशन देखने को मिलता है लाइक KRAS PIK3CA जीन एंड IRID1A जीन। ये कुछ MCQ में इंपॉर्टेंट हो जाता है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट MCQ के लिए आप चाहें तो याद रख सकते हैं इसको।
और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, वो आपका पेशेंट जो होता है एंडोमेट्रियोसिस का, उसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस मोस्ट कॉमन साइट ओवरीज, तो वहाँ पे ओवेरियन कैंसर का इंक्रीज रिस्क मिलता है, पर्टिकुलरली वो भी एंडोमेट्रियोइड टाइप में, और दूसरा क्लियर सेल कार्सिनोमा ऑफ द ओवरीज का। तो ये इंक्रीज रिस्क है किसका? ओवेरियन कैंसर का। एंड आफ्टर सर्वाइबिलिटी, पैथोजेनेसिस और सर्वाइबिलिटी देखने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसका मॉर्फोलॉजी क्या रहेगा आपका एंडोमेट्रियोसिस का। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ एंडोमेट्रियोसिस में हम लोग देखेंगे कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी क्या रहेगा। तो ग्रॉसली जो होता है एंडोमेट्रियोटिक लेजन, जहाँ भी एंडोमेट्रियोसिस होगा तो वो आपका क्या है? पीरियोडिकली ब्लीड करेगा। कैसे ब्लीड करेगा? पीरियोडिकली ब्लीड करेगा। क्या ब्लीड करेगा? पीरियोडिकली ब्लीड। तो पीरियोडिक ब्लीडिंग का क्या मतलब होता है? कि साइक्लिकल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का नोज में, कहाँ पे? नोज एरिया में, नाक के पास अगर वहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, तो वहाँ पे जो होगा, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहीं भी होता है तो कॉमनली जो होता है आपका 28 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आप मानते हैं, तो 5 to 7 डेज का ब्लीडिंग होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है, और बाकी जो होता है 21 डेज में वो का गैप होता है, और फिर से जब साइकिल रिपीट होता है तो 5 to 7 डेज का अगेन ब्लीडिंग देखने को मिलता है। तो इसी तरह का यहाँ पे एपिटैक्सिस नोज ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 5 to 7 डेज का ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, और फिर गैप देखने को मिलेगा 21 डेज का, और उसके बाद आपको फिर से। तो ये साइक्लिकल ब्लीडिंग, पीरियोडिक ब्लीडिंग क्यों मिलता है? तो ये बिकॉज ऑफ एक्सट्रिंसिक ओवेरियन और इंट्रिंसिक हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से मिलता है। मतलब बेसिकली जो हार्मोनल चेंजेस होता है आपका नॉर्मल यूटेरस में, वो हार्मोनल चेंजेस, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का जो चेंजेस होता है, वो आपको एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू में भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पीरियोडिकल ब्लीडिंग होता है। दूसरा जो है यहाँ पे ब्लीडिंग जो होता है वो प्रोड्यूस करेगा रेड, ब्लू और येलो ब्राउन नोड्यूल्स प्रोड्यूस करता है। येलो ब्राउन नोड्यूल्स प्रोड्यूस करता है कहाँ पे? म्यूकोजल और सेरोसल सरफेस में। एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू जब वाइड स्प्रेड लेजन बनाता है तो वहाँ पे एक्सटेंसिव फाइब्रस एडेशन फॉर्म करता है। और आपको याद रखना है कि जब भी एंडोमेट्रियोसिस ओवरीज में होता है तो वहाँ पे ब्लीडिंग होगा, और पता है कि ओवरीज के बाहर तो ब्लड जाने का कोई चांसेस नहीं, क्योंकि ओवरीज क्या है? एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। तो ओवरीज के अंदर जो ब्लीडिंग होगा तो उसके वजह से वहाँ पे वो ब्लड जो होता है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर जाता है, जिसको हम लोग चॉकलेट सिस्ट और एंडोमेट्रियोमास बोलते हैं। और ये चॉकलेट सिस्ट और एंडोमेट्रियोमास आपके लिए बहुत एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरीज में जो होता है, क्योंकि वो आपका एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, हैमरेज की वजह से ओवरी डिस्टेंड करेगा, वो बढ़ जाएगा साइज में। तो ये मार्गली डिस्टॉर्टेड ओवरीज मिलेगा, बाई लार्ज सिस्टिक मास देखने को मिलेगा, जो कि 3 से 5 सेंटीमीटर होता है डायमीटर में, जो कि फील्ड होता है ब्राउन फ्लूइड से। क्यों? हैमरेज की वजह से, जिसको हम लोग चॉकलेट सिस्ट और एंडोमेट्रियोमास बोलते हैं। आफ्टर ग्रॉस हम लोग देख लेते हैं कि माइक्रोस्कोपी क्या होता है आपका इसका एंडोमेट्रियोसिस का। तो आपको पहले ही बताए थे कि एंडोमेट्रियल ग्लैंड, स्ट्रोमा दोनों देखने को मिलेगा। अगर स्ट्रोमा भी अगर सिर्फ है तो भी हम लोग एंडोमेट्रियोसिस बोल देते हैं, बट अगर सिर्फ एंडोमेट्रियल ग्लैंड है तो उसको हम लोग एंडोमेट्रियोसिस नहीं बोल सकते हैं। और हेमोसिड्रिन आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। एंडोमेट्रियोसिस का माइक्रोस्कोपी है किसमें? कॉलोनिक म्यूकोजा में। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो है ये कॉलोनिक म्यूकोजा है, जिसमें म्यूकोजल ग्लैंड देखने को मिल रहा है, और ये यहाँ पे एक नोड्यूल फॉर्मेशन हो रहा है तो आपका। और ये सब जो है, ये सब क्या है? आपका एंडोमेट्रियल ग्लैंड से। ये सब क्या है? एंडोमेट्रियल ग्लैंड से। और ये जो ब्लूइश कलर का इन बिटवीन है, ये स्ट्रोमा है। तो आपको जो डायग्नोसिस के लिए पता ही था क्या है? एंडोमेट्रियल ग्लैंड, और अगर स्ट्रोमा मिलता है तो उसको हम लोग क्या? एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। यही ये आपका उसका हायर मैग्निफिकेशन है। तो ये आपका एंडोमेट्रियल ग्लैंड मिल जाएगा, और इन बिटवीन ये जो है ये क्या है? आपका स्ट्रोमा है। ये क्या है? एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा है। और ये जो है आपका ये कॉलोनिक म्यूकोजा है। तो ये माइक्रोस्कोपी में कुछ इस तरह से आपको एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा दिखता है। और इस डायग्राम में आप लोगों को ऑल्दो यहाँ पे ये सब जो ब्राउनिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? आपका ये जो भी ब्राउन स्ट्रक्चर है, ये हेमोसिड्रिन है। क्या है आपका? ये हेमोसिड्रिन है। ऑल्दो हेमोसिड्रिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बट हेमोसिड्रिन जो होता है वो डायग्नोस्टिक नहीं है। किसके लिए? आपका एंडोमेट्रियोसिस का। तो एंडोमेट्रियोसिस में हेमोसिड्रिन आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आपको ये जो है एक डायग्राम जिसमें आपको हेमोसिड्रिन दिख रहा है। एंड आफ्टर मॉर्फोलॉजी हम लोग देख लेते हैं कि क्लिनिकल फीचर क्या रहेगा आपका एंडोमेट्रियोसिस के, कि पेशेंट आपके पास कैसे आएगा एंडोमेट्रियोसिस का कंप्लेन लेके। तो एंडोमेट्रियोसिस जो आपका जो होता है, जो साइक्लिकल ब्लीडिंग का कंप्लेन लेके आएगा जहाँ भी एंडोमेट्रियोसिस होगा। सीवियर डिसमेनोरिया देखने को मिलेगा। डिस का मतलब होता है एबनॉर्मल, एंड मेनोरिया का मतलब ब्लीडिंग। तो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग जो कि सीवियर होगा देखने को मिलेगा। डिस्पैरोनिया देखने को मिल सकता है। डिस्पैरोनिया का मतलब होता है पेन विथ इंटरकोर्स, मतलब इंटरकोर्स के दौरान पेन आएगा।
एंड पेल्विक पेन देखने को मिल सकता है। पेल्विक पेन का कारण क्या है? इंट्रा यूट्राइन ब्लीडिंग के इंट्रा पेल्विक ब्लीडिंग की वजह से होता है और पेरी यूट्राइन एडेशन की वजह से पेल्विक पेन आता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी देखने को मिलता है, तो याद रखना मोस्ट कॉमन फीचर जो पेशेंट आपके पास लेके आएगा वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, और इस मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की वजह से इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है आपका 30 to 40% ऑफ वुमेन विद एंडोमेट्रियोसिस में। डायग्नोसिस जो होगा, हम लोग डायग्नोसिस लैप्रास्कोपी से कर सकते हैं। लैप्रास्कोपी में होता क्या है, हम लोग एब्डोमेन में एक छोटा सा स्मॉल लेसन बनाते, इंसिजन देते हैं, जिसकी वजह से उसके बाद हम लोग वहाँ पे इंसर्ट करेंगे लैप्रास्कोप इनटू द एब्डोमेन, जिसमें एक कैमरा होता है जो कि आपका विजुलाइज करेगा एंडोमेट्रियोटिक लेजन को। और हिस्टोपैथ वहाँ पे फिर हम लोग बायोप्सी ले सकते हैं, और बायोप्सी से हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिक एग्जामिनेशन करते हैं, और जो हम लोग माइक्रोस्कोपी में डिस्कस किए थे वही सब फीचर यहाँ पे आपको हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन में मिल जाएगा जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो इसी के साथ ये एंडोमेट्रियोसिस यहाँ पे खत्म होता है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरियस क्वेश्चन रिलेटेड दिस टॉपिक यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग कोई पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।